हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इल्यूम साइंस क्लास नंबर 306। रेस्पिरेशन टॉपिक को ही आगे बढ़ाते हैं हम लोग, और आज हम लोग यहाँ स्टडी करेंगे अबाउट लिंक रिएक्शन। देखो कि डायरेक्ट ये वीडियो देखने से कोई फ़ायदा नहीं होगा आपको। आप इससे पहले हमारा ग्लाइकोलाइसिस और एनारोबिक रेस्पिरेशन वाला वीडियो देखो, तभी ये वीडियो आपको थोड़ा और अच्छे से क्लियर हो पाएगा, बिकॉज ये एक प्रॉपर शेड्यूल में चल रहे हैं। तो ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप हम सब कुछ सीख रहे हैं। तो आज हम यहाँ पर सीखेंगे लिंक रिएक्शन। अब तक हमने ये पढ़ा कि रेस्पिरेशन की शुरुआत होती है ग्लूकोज, यानी इट इज़ द मेन रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। ग्लूकोज अपने पहले स्टेप में अंडरगोज ग्लाइकोलाइसिस, जो कि साइटोप्लाज्म में होता है सेल के, और बनाता है पायरुविक एसिड। एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से दो पायरुविक एसिड का फॉर्मेशन होता है। नाउ व्हाट इज द फेट ऑफ दिस पायरुविक एसिड, कि ये पायरुविक एसिड ऑक्सीजन है या नहीं है, इसके हिसाब से आगे की रिएक्शन शो करेगा। अगर ऑक्सीजन नहीं होती तो पायरुविक एसिड या तो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन करेगा या फिर इथेनॉल फर्मेंटेशन करेगा। और इन दोनों के बारे में हम लोग कंप्लीट डिटेल में स्टडी कर चुके हैं, ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुके हैं। अब हम आज बात करते हैं कि अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी तो पायरुविक एसिड आगे कौन सी रिएक्शन शो करता है। तो अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है तो पायरुविक एसिड जो है आगे बनाता है एसिटाइल कोएंजाइम ए। पायरुविक एसिड से क्या बनता है? एसिटाइल कोएंजाइम ए। बिकॉज ग्लूकोज, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से दो पायरुविक एसिड बने तो दो ही एसिटाइल कोएंजाइम ए का फॉर्मेशन होता है, और ये एसिटाइल कोएंजाइम ए देन फर्दर अंडरगोज क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, बट अभी आपको ये ध्यान रखना है कि एसिटाइल कोएंजाइम ए ही आगे चलकर क्रेब्स साइकिल में पार्टिसिपेट करता है। नाउ ये जो आप बीच में रिएक्शन देख रहे हो, जिसको मैंने रेड एरो से इंडिकेट किया है, यानी दिस रिएक्शन, अब ये रिएक्शन एक तरह से ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल को लिंक करती है। यानी स्टार्ट हुआ था ग्लाइकोलाइसिस से, फिर आता है क्रेब्स साइकिल। तो क्रेब्स साइकिल और ग्लाइकोलाइसिस को लिंक करती है ये रिएक्शन, इसलिए इस रिएक्शन को कहा जाता है लिंक रिएक्शन। और लिंक रिएक्शन और क्रेब्स साइकिल, ये दोनों, ये देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है कि लिंक रिएक्शन और क्रेब्स साइकिल दोनों ही माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होता है। नाउ व्हाट इज माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स? वी ऑल नो ये माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर है। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया का आउटर मेम्ब्रेन, ये माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन। तो माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में ये जो ग्राउंड सब्सटेंस प्रेजेंट है, दिस इज कॉल्ड एज मैट्रिक्स। एवरीथिंग इनर टू द इनर मेम्ब्रेन इज माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। तो लिंक रिएक्शन और क्रेब्स साइकिल ये दोनों ही माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होता है। यहाँ पे मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, इन केस यू नो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में आके ये बताओ कि रेस्पिरेशन का कौन सा पार्ट माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में होता है। यानी ये जो मेम्ब्रेन मैंने आपको दिखाया, इस मेम्ब्रेन पे माइटोकॉन्ड्रिया का कौन सा जो है स्टेप होता है, रेस्पिरेशन का कौन सा स्टेप होता है। क्रेब्स साइकिल और लिंक रिएक्शन दोनों ही होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। ना कुछ दूसरी बुक्स में लिंक रिएक्शन के और भी नाम है, जैसे देखो कुछ बुक्स ने इसको गेटवे स्टेप लिखा है। गेटवे स्टेप ये इसलिए लिखते हैं बिकॉज ये क्रेब्स साइकिल के एकदम गेटवे, यानी जहाँ से क्रेब्स साइकिल आप समझ लो, अगर ये क्रेब्स साइकिल है तो इस क्रेब्स साइकिल के यहाँ पर आप समझ लो कि ये गेटवे है, ये रिएक्शन एक तरह का, इसलिए गेटवे रिएक्शन कहलाता है ये। या फिर कुछ बुक्स में इसको ट्रांजिशन रिएक्शन भी कहते हैं, बिकॉज ये ट्रांजिशन है ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल के बीच का। तो आई होप द पॉइंट इज क्लियर। लिंक रिएक्शन पढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा सा कोएंजाइम ए के बारे में बताऊंगा, केवल उतना ही बताऊंगा जितना आपको जानना ज़रूरी है, जिससे रिलेटेड कंसेप्ट्स आपको बिल्डअप करना चाहिए। नाउ वी ऑल नो व्हाट आर कोएंजाइम्स। पहले मैं कोएंजाइम की बात करता हूँ। तो व्हाट इज़ अ कोएंजाइम? कोएंजाइम एक ऐसा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है जो एंजाइम के प्रोटीन पार्ट की फंक्शनल एफिशिएंसी बढ़ाता है। देखो वी ऑल नो कि किसी भी एंजाइम के दो कंपोनेंट होता है। एक होता है उसका प्रोटीन पार्ट जो मेन रिएक्शन करता है, जहाँ पर आकर सबस्ट्रेट बाइंड होता है, और एक होता है उसका नॉन प्रोटीन पार्ट। ये नॉन प्रोटीन पार्ट भी अलग अलग टाइप के रहते हैं, जिसमें से एक टाइप है कोएंजाइम। ये जितने भी नॉन प्रोटीन पार्ट होते हैं, ये नॉन प्रोटीन पार्ट की एफिशिएंसी बढ़ाने में हेल्प करते हैं। इनफैक्ट इन नॉन प्रोटीन पार्ट के बिना ये प्रोटीन पार्ट जो होता है एंजाइम का प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पाता, तो उनको कहा जाता है कोएंजाइम्स।
आपको कमेंट सेक्शन में आकर ये बताना है कि कोएंजाइम्स के अलावा किसी भी एंजाइम के और कौन कौन से नॉन प्रोटीन पार्ट्स आप जानते हो, तो आप कमेंट सेक्शन में आकर ज़रूर हमें बताओ ना। कोएंजाइम ए की बात कर रहा हूँ। देखो कोएंजाइम्स बहुत अलग अलग टाइप के होते हैं, जिसमें से एक एग्जांपल है कोएंजाइम ए। नाउ दिस इज कोएंजाइम ए। बहुत क्लियर बोल रहा हूँ, आपको ये स्ट्रक्चर याद नहीं करना, ना तो आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, ना ही ये स्ट्रक्चर याद करके आपको कुछ फ़ायदा होने वाला है। बट जैसा मैंने आपको बताया कि ये स्ट्रक्चर मैं आपको केवल ये शो इसलिए कर रहा हूँ ताकि कुछ कंसेप्ट्स मैं आपको यहाँ पर सिखाना चाहता हूँ। देखो इस स्ट्रक्चर को मैं अगर अच्छे से देखूं तो इस स्ट्रक्चर में शुरुआत में मुझे दिख रही है राइबोज शुगर, और यहाँ पर मुझे दिख रहा है एडिनाइन, यानी एक नाइट्रोजनस बेस। यानी आप ये कह सकते हो कि सर ये एडिनाइन और राइबोज शुगर, यानी ये बन गया एडिनोसिन, और इसके साथ मैंने अगर एक फॉस्फेट लगा दिया और एक फॉस्फेट यहाँ भी जुड़ा है तो ये बन गया एडीपी, यानी एडिनोसिन 3,5 डाइफॉस्फेट। गेटिंग माई पॉइंट। तो कोएंजाइम ए में एक तो प्रेजेंट होता है एडिनोसिन 3,5 डाइफॉस्फेट। इससे भी ज़्यादा ज़रूरी जो चीज़ आपको जाननी है इसमें, वो है ये वाला मॉलिक्यूल। नाउ दिस मॉलिक्यूल इज पेंटोथेनिक एसिड, एंड वी ऑल नो दैट पेंटोथेनिक एसिड इज विटामिन B5। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि आपकी बॉडी में विटामिन्स के रोल क्या होते हैं। बहुत से स्टूडेंट्स मुझे डाउट पूछते हैं कि सर कि हमारी बॉडी में विटामिन्स ऐसा क्या रोल प्ले करते हैं जिसके बिना हमारी बॉडी के जो फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ है वो एफिशिएंटली नहीं हो पाती। तो देखिए ये रोल्स हैं, विटामिन B5 का कोएंजाइम ए में ये रोल है। इनफैक्ट केवल विटामिन B5 ही नहीं, अगर आपने अब तक के मेरे सारे वीडियोस रेस्पिरेशन के अच्छे से देखे हो तो विटामिन B5 के अलावा विटामिन B कॉम्प्लेक्स के 3 एंजाइम्स और हैं जो रेस्पिरेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो आपको मुझे कमेंट सेक्शन में आकर ये बताना है कि विटामिन B कॉम्प्लेक्स के ऐसे कौन से टाइप हैं जिनका रेस्पिरेशन में रोल होता है और वो रोल उनका क्या है। मैंने ये सब चीज़ें ऑलरेडी अपने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस की है, और अगर वीडियोस को आप अच्छे से देखोगे तो इसका आंसर आपको इस वीडियो में भी थोड़ा बहुत मिल जाएगा। चलिए, तो आपको बस इतना ध्यान रखना है कि कोएंजाइम ए इज़ मेड अप ऑफ विटामिन B5। उसके अलावा एक और चीज़ आप ध्यान रखना कि कोएंजाइम ए में सल्फर प्रेजेंट होता है। कोएंजाइम ए में सल्फर प्रेजेंट होता है। अब ये भी क्वेश्चन कई बार मैंने नीट में और दूसरे कंपटीशन एग्जाम में देखा है कि वो आपको 4 ऑप्शंस देते हैं और उसमें से पूछते हैं कि इसमें से किस में सल्फर प्रेजेंट है, तो आंसर होता है कोएंजाइम ए। और इस कोएंजाइम ए का जो रिएक्टिव पार्ट है वो ये वाला है, ये जो सल्फर वाला पार्ट है यही इसका रिएक्टिव पार्ट है, यानी यहीं से कोएंजाइम ए किसी के साथ में बाइंडिंग शो कर सकता है। चलो फिर हम चलते हैं अपने मेन मुद्दे पर, है जो है कि लिंक रिएक्शन। लिंक रिएक्शन में सबस्ट्रेट कौन होगा? पायरुविक एसिड, जो कि ग्लाइकोलाइसिस का एंड प्रोडक्ट है। नाउ दिस इज पायरुविक एसिड, जिसको हमने ग्लाइकोलाइसिस में ऑलरेडी ये स्ट्रक्चर हम देख चुके हैं। नाउ ये जो मैं आपको रिएक्शन बता रहा हूँ ये एक सिंप्लीफाइड वर्जन है इसका। हालांकि ये रिएक्शन काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, ऐसा नहीं है कि एक सिंगल स्टेप में ही हो जाता है, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शन है, बट हम लोग इसको बहुत सिंपल वर्जन से स्टडी कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, बहुत सिंपल तरीके से आपको याद रखने का मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। देखो पायरुविक एसिड में सबसे पहले तो होता है डीकार्बोक्सिलेशन। डीकार्बोक्सिलेशन मतलब CO2 का रिमूवल। आप ऐसा समझ लो कि ये इस पायरुविक एसिड से ये मैंने यहाँ पर CO2 रिमूव कर दिया, CO2 रिमूव कर दिया। देखो वी ऑल नो पायरुविक एसिड 3 कार्बन का मॉलिक्यूल है और मैंने 1 कार्बन CO2 की फॉर्म में निकाल दिया मैंने। तो अब पीछे कितने बच गए? 2 कार्बन। यानी मेरे पास पीछे जो स्ट्रक्चर बचा वो है ये, केवल ये वाला स्ट्रक्चर। एंड वी ऑल नो दैट दिस इज एसिटाइल ग्रुप। हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत बार पढ़ा है, दिस इज दी एसिटाइल ग्रुप, और एसिटाइल ग्रुप यहाँ से रिएक्टिव होता है। 2 कार्बन एसिटाइल ग्रुप, 2 कार्बन क्योंकि CO2 रिमूव हुआ है। आपको बस पूरे रेस्पिरेशन में ये ध्यान रखना है कि CO2 कहाँ रिमूव हो रहा है। जहाँ जहाँ CO2 रिमूव हो रहा है वहाँ पर आप 1 कार्बन कम करते चलो। ये याद करने के तरीके हैं रिएक्शंस को। नाउ इन दी सेकंड स्टेप ऐसा समझ लो, देखो मैं जो आपको कह रहा हूँ फर्स्ट स्टेप सेकंड स्टेप, ठीक है, ये केवल आपको याद करवाने के लिए, ठीक है, बाकी एग्जैक्टली ऐसा नहीं है, ये कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शन है जैसा मैं आपको पहले बता चुका हूँ।
नाउ इन द नेक्स्ट स्टेप इस एसिटाइल ग्रुप के साथ में आकर बॉन्ड हो जाता है कोएंजाइम ए। अभी हमने देखा कोएंजाइम ए का जो बाइंडिंग पार्ट है वो कौन सा रहता है, तो ये कोएंजाइम ए आकर एसिटाइल ग्रुप के साथ में बाइंड हो गया, तो क्या बन गया, एसिटाइल कोएंजाइम ए। गेटिंग माय पॉइंट। पायरुविक एसिड डीकार्बोक्सिलेशन से एसिटाइल ग्रुप बना, इस एसिटाइल ग्रुप के साथ आकर जुड़ गया कोएंजाइम ए, तो बन गया एसिटाइल कोएंजाइम ए। तो यहाँ आपको समझ में आया होगा कि विटामिन B5 का रेस्पिरेशन में क्या रोल रहता है। ठीक है ना। पायरुविक एसिड से जब उस कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शन से एसिटाइल कोएंजाइम ए का फॉर्मेशन होता है तो होता है ऑक्सीडेशन। क्या होता है, ऑक्सीडेशन। एंड व्हाट इज ऑक्सीडेशन? ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड लॉस ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि पायरुविक एसिड से इलेक्ट्रॉन लूज होगा और लूज होगा हाइड्रोजन। तो अगर आपने मेरा NaDH और FADH वाला वीडियो, आपको उसका लिंक ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, उसको अगर आपने स्टडी किया अच्छे से तो आपको एक बात क्लियर हो गई होगी कि पायरुविक एसिड का अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो उससे जो हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन निकल रहा है वो कौन एक्सेप्ट करेगा, NAD+ मॉलिक्यूल, और ये NAD+ बाद में हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके बन जाएगा NaDH, यानी लिंक रिएक्शन में भी NaDH का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो ये मैंने आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ कि कहाँ पर NAD और NADH का फॉर्मेशन होता है, कहाँ पर NADH यूज होता है। तो अगर सबस्ट्रेट का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो NADH का फॉर्मेशन होगा। नाउ पायरुविक एसिड का इस टोटल रिएक्शन में क्या हुआ, एक तो हुआ डीकार्बोक्सिलेशन यानी रिमूवल ऑफ CO2 और हुआ ऑक्सीडेशन। इसलिए लिंक रिएक्शन को कुछ बुक्स में लिखा जाता है, लिंक रिएक्शन इज एक्चुअली द ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ पायरुविक एसिड, यानी पायरुविक एसिड का ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, ऑक्सीडेशन और डीकार्बोक्सिलेशन। अब इस रिएक्शन के अंदर जो एंजाइम यूज होता है उसका नाम है पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स। आपको समझ में आ गया होगा इसका ऐसा नाम क्यों है, बिकॉज पायरुवेट इज द सबस्ट्रेट और डिहाइड्रोजनेज इसलिए बोला क्योंकि हाइड्रोजन का रिमूवल होता है, यानी कि होता क्या है, ऑक्सीडेशन। पायरुवेट का ऑक्सीडेशन हो रहा है इसलिए यहाँ पर एंजाइम का नाम है पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स इसलिए बिकॉज ये एक कॉम्प्लेक्स एंजाइम है जिसमें बहुत सारे कोएंजाइम्स पार्टिसिपेट करते हैं, इसलिए ये कंप्लीट एक कॉम्प्लेक्स की तरह काम करता है। तो दिस इज पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स। ये जो एंजाइम है पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स, इट इज एसोसिएटेड विद इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि लिंक रिएक्शन मैट्रिक्स में होता है लेकिन ये एंजाइम जो है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के साथ में एसोसिएटेड रहता है। अब इस पूरी रिएक्शन में इनके अलावा एक और कोएंजाइम हेल्प आउट करता है जिसका नाम है TPP। जैसा मैंने आपको बताया पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स एक पूरा कॉम्प्लेक्स है जिसके साथ बहुत सारे कोएंजाइम्स एसोसिएटेड है। एक कोएंजाइम मैंने पहले स्टडी किया, कोएंजाइम A। अब मैं एक और कोएंजाइम की बात कर रहा हूँ जिसका नाम है TPP यानी थायमिन पायरोफॉस्फेट। यहाँ पर बहुत से स्टूडेंट्स इसको थायमिन पायरोफॉस्फेट लिखते हैं जो कि बिल्कुल गलत है। देखो थायमिन एंड थायमिन आर टोटली डिफरेंट थिंग्स। क्या डिफरेंस है इस पे मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, तो आपको ऊपर लिंक में आई बटन में इसका लिंक मिल जाएगा, तो आप वहाँ से देख सकते हो कि थायमिन और थायमिन में बेसिकली डिफरेंस क्या है। फिलहाल आप केवल ये समझ लो कि जो थायमिन होता है दैट इज विटामिन B1। थायमिन क्या है, विटामिन B1। और ये TPP भी पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स एंजाइम के लिए एक को एंजाइम का काम करता है। मैंने आपको थोड़ी देर पहले पूछा था कि विटामिन B कॉम्प्लेक्स के क्या कोई और इस तरह के विटामिन्स हैं जो कि रेस्पिरेशन में रोल प्ले करते हैं, तो देखो यहाँ पर आपको एक और आंसर मिल गया, विटामिन B1। कोएंजाइम A में क्या था, विटामिन B5। तो B1 और B5 तो यहाँ इसी वीडियो में आपको मिल गए। और इनफैक्ट इसी स्लाइड पर मुझे एक और विटामिन B भी दिख रहा है, पर मैं आपको डायरेक्ट नहीं बताऊंगा कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। अगर पिछले वीडियोस अच्छे से देखे हैं आपने तो आप बता दोगे कि सर यहाँ पर देखो ये वाला विटामिन प्रेजेंट है। ठीक है, तो आपको दो और विटामिन B बताने हैं जो कि रेस्पिरेशन में रोल प्ले करते हैं। एक तो आपको इसी स्क्रीन पर दिख रहा है। नाउ TPP के अलावा एक और मेटल आयन है जो इस रिएक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और वो है मैग्नीशियम। ठीक है, तो ना मैग्नीशियम इज एसेंशियल फॉर द फंक्शनिंग ऑफ दिस एंजाइम। अब आपको ये बताना है कि यहाँ इस केस में मैग्नीशियम पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज के लिए किस चीज़ का काम
कर रहा है। जैसे TPP यहाँ पर कोएंजाइम है, कोएंजाइम A यहाँ पर कोएंजाइम है, उसी तरह से मैग्नीशियम प्लस 2B, ये जो मेटल आयंस होते हैं, इन मेटल आयंस को भी कुछ कहा जाता है। आपको मुझे ये बताना है कि ये जो एंटाइटी है, ये जो मॉइटी है, इसको क्या कहा जाता है। ये भी एंजाइम्स का एक नॉन प्रोटीन पार्ट है, जैसा मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था ना। अब इस एसिटाइल कोएंजाइम A का क्या होगा, ये जाकर क्रेब्स साइकिल में एंटर कर जाएगा और क्रेब्स साइकिल स्टार्ट हो जाएगी। नाउ दिस इज द एंटायर लिंक रिएक्शन जो हमने यहाँ पर डिस्कस की है। वापस बता देता हूँ, एक ग्लाइकोलाइसिस से 2 पायरुविक एसिड का फॉर्मेशन होता है, तो 2 पायरुविक एसिड से 2 एसिटाइल कोएंजाइम A का फॉर्मेशन होगा और यहाँ पर 2 NADH का भी फॉर्मेशन होगा। क्लियर? तो फिर हाथों हाथ ये भी डिस्कस कर लेते हैं कि लिंक रिएक्शन में कितने ATP प्रोड्यूस होते हैं। तो हमने ये देखा कि डायरेक्ट ATP तो यहाँ पर नहीं बन रहा, बट यहाँ पर बन रहे हैं NADH के मॉलिक्यूल्स। ये रिएक्शन मैंने NCERT से उठाई है। NCERT में लिंक रिएक्शन को कुछ इस तरह से शो किया हुआ उन्होंने कि पायरुविक एसिड और सबस्ट्रेट और कोएंजाइम A, उसके अलावा NAD+, मैग्नीशियम +2 यहाँ पे रोल प्ले करेगा। एंजाइम का नाम है पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स। प्रोडक्ट बनेगा एसिटाइल कोएंजाइम A, डी कार्बोक्सिलेशन होकर CO2 रिलीज होगा और NAD+ जो है रिड्यूस होकर बन जाएगा NADH+H+। बिकॉज NAD+ रिड्यूस हो रहा है तो पायरुविक एसिड क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज। तो ये रेडॉक्स रिएक्शन किस तरह से चलती है। आई होप आपने केमिस्ट्री में रेडॉक्स रिएक्शन अच्छे से स्टडी की है, तब आपको ये चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो यहाँ पर कितने NADH मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं, तो यहाँ पर अगर एक पायरुविक एसिड की बात करें तो एक पायरुविक एसिड से एक NADH बनता है, पर हम यहाँ देख रहे हैं टोटल, यानी पूरे के एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से, तो एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से 2 पायरुविक एसिड बनता है, तो NADH भी कितना बनेगा, 2, और 2 NADH आर इक्विवेलेंट टू 6 ATP। तो कुल मिलाकर लिंक रिएक्शन में 6 ATP का फॉर्मेशन होता है। चलिए, वीडियो एंड करने से पहले मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन यहाँ पर पूछता हूँ कि लिंक रिएक्शन में कौन कौन से कोएंजाइम्स रोल प्ले करते हैं, कौन कौन से कोएंजाइम्स फंक्शन कैरी आउट करते हैं। ऑप्शन है पहला कोएंजाइम A, सेकंड ऑप्शन है थायमिन पायरोफॉस्फेट, तीसरा ऑप्शन है NAD+ और चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ दी अबव। मैं आपको इसका आंसर नहीं बताऊंगा बिकॉज आई होप अगर आपने ये वीडियो और एस्पिरेशन के पहले वीडियोस अच्छे से अगर स्टडी किए हैं तो आप इजीली इसका आंसर दे पाओगे। बस दैट्स इट। आई विल फिनिश इट विद अ मैसेज फ्रॉम नेल्सन मंडेला, लेट नेल्सन मंडेला, that education is the most powerful weapon which can be used to change this world. That's it. Thanks a lot for watching us. Stay connected with us for more such interesting videos. और next video में हम लोग डिस्कस करेंगे about Krebs cycle. Thank you.